माई लाइफ माई वे चैनल पर आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता जिसका शीर्षक है कलकत्ता और यह रचित है अरुण कमल के द्वारा। तो अरुण कमल के बारे में हम थोड़ा परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न सहज शैली के प्रख्यात कवि हैं। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। अरुण कमल साठोत्तरी लेखन का राजक दौर चुक जाने के बाद सक्रिय प्रमुख कवियों में से एक हैं। कविता की वापसी वर्ष के रूप में प्रख्यात 1980 में उनकी पहली पुस्तक अपनी केवल धार प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक ने उन्हें समकालीन दौर के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित कर दिया। इस पुस्तक की धार शीर्षक कविता की पंक्ति हर पाठक की जबान पर अंकित हो गई। इसकी कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इसमें सामान्य जन के सर्वहारा होते जाने के बावजूद उनमें निहित आंतरिक शक्ति तथा परिवर्तन की संभावना का सहज कलात्मक परिचय देने वाली यह पंक्ति अत्यधिक लोकप्रिय हुई। सन 1989 में उनका दूसरा संग्रह सबूत प्रकाशित हुआ और 1996 में तीसरा संग्रह नए इलाके में, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकों के नाम हम देख लेते हैं। कविता है इनकी अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख। आलोचनाएं हैं कविता और समय, गोलमेज। साक्षात्कार है कथोपकथन। जाऊंगा मैं जाऊंगा कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बायोस्कोप के भीतर था। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठकर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सचकर गया। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिसादल तक। इसका भावार्थ ये है कि इस पद्यांश में जो शुरुआत हुई है जाऊंगा मैं जाऊंगा, इस शब्द में कोलकाता आने की हार्दिक इच्छा और संकल्प दोनों छुपा हुआ है लेखक का। वे बताते हैं कि कलकत्ता की कल्पना की सैर मैं तब से कर रहा हूँ जब वह बायोस्कोप के भीतर उसकी खूबसूरती को देखा करते थे। बायोस्कोप एक तरह का मनोरंजन का साधन था, करीब 60-70 के दशक का, जब एक डब्बे की तरह आकृति के अंदर से एक छिद्र से अंदर देखना होता था और उसमें जो लोग दिखाते थे वह तरह तरह की तस्वीरें अंदर दिखाते थे। दृश्य मनोरंजन का साधन उस वक्त वही था और उस समय लेखक ने बायोस्कोप में ही कलकत्ता की खूबसूरती के दर्शन किए थे और तब से उनके मन में वहाँ की सैर करने की इच्छा जागृत हुई थी। आगे वो बोलते हैं, मैं बाबा यानी नागार्जुन के कंधे पर बैठ कर गया, यानी उनकी रचनाओं के माध्यम से कलकत्ता की जैसे उन्होंने सैर कर ली थी। सन 1961 में नागार्जुन ने अपनी कविता में कलकत्ता के प्रांत का वर्णन किया था। यही नहीं, मिर्ज़ा गालिब की नज़र से उनकी शायरी में जैसे पालकी में सच कर गए थे, यानी मिर्ज़ा गालिब की शायरी के माध्यम से, नागार्जुन की कविता के माध्यम से जैसे वहाँ वह जाते रहे। यही नहीं, पश्चिमी प्रांत से मजदूर रोजगार की तलाश में अपनी पीठ पर सत्तू की गठरी बांधकर कलकत्ता के चटकल मिलों, जो महिसादल के मेदिनीपुर में स्थित एक स्थान है, में काम करने जाते थे। इसका वर्णन पूर्ववर्ती कवियों की कविताओं में कवि ने पढ़ा है, यानी ना सिर्फ नागार्जुन, ना सिर्फ मिर्ज़ा गालिब, बल्कि कुछ पूर्ववर्ती कवियों की कविताओं में कलकत्ता आने का और वहाँ का जो वर्णन है, ये सभी मिलकर इनकी ललक को इतना बढ़ा देते हैं कि छोटेपन से ही उनके मन में कलकत्ता की यात्रा करने की काल्पनिक छवि गहराई तक घर कर गई है। इस कविता में कवि की जिद ऐसी है जैसे किसी बच्चे की जिद है, जो किसी भी हाल में मानने वाला नहीं है। दूसरा पद्यांश हम देखते हैं इसका। अभी याद है मुझे वह सुबह, तब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल, इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का औक्षेप, धरती में कंदमूल, मेरे घर से इतनी दूर की रात को झलके वही तारा बन उड़हुल।
इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता, कोई दमकल घंटी बजता दौड़ता। अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पाँवों से चला लाठी भर जगह छेकता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। इसका भावार्थ है, इस पद्यांश में कवि उस क्षण का वर्णन करते हैं जब पहली बार उनकी आंखों को हावड़ा पुल के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। उसका चमकता हुआ मस्तूल देखा था। कहीं से भी उन्हें ये सारे दृश्य अनजाने नहीं लगे थे। ऐसा नहीं लगा था कि पहली बार वह उस दृश्य को देख रहे हैं या हावड़ा पुल को देख रहे हैं, क्योंकि सारे कहानियों में, कविताओं में वो इतना ज़्यादा उस दृश्य में अपने आप को समाहित कर चुके थे कि उन्हें यह जाना पहचाना सा लगता है, जैसे सभी कुछ चिर परिचित हो। गंगा तट पर बसा कोलकाता ऐसा लगा जैसे गंगा में समाया हुआ सागर का क्षारण बाहर की ओर निकल आया हो, जैसे कोई कंदमूल हो। उनकी आंखों में रात्रि में कोलकाता ऐसे दिखता है जैसे अड़हुल का कोई फूल सजा हुआ हो, जिसे उन्होंने हमेशा अपनी कल्पना में देखा है। कवि को एक बारगी तो ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी गन्ने चूसकर मस्ती में झूमता चला जा रहा हो, या जैसे कोई दमकल गाड़ी घंटी बजाती दौड़ती जा रही हो। कवि कहते हैं कि वे गांव के रहने वाले हैं। खेतों में लाठी से आगे की जमीन को छेक कर चलने की आदत है, पर वहाँ वो चाल अब भूल गए हैं, बल्कि सारी दुनिया के लोग जैसे यहीं आ गए हैं। यानी अपने सामने से एक लाठी की जगह छेक कर पहले और जगह बनाना और फिर चलना, ये कलकत्ता जैसे शहर में संभव नहीं है। यहाँ इतनी जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ भाड़ होती है कि वह आदत अब लेखक भूल चुके हैं। और इतनी भीड़ भाड़ और जो लोग इतने सारे यहाँ नज़र आते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया के लोग यहाँ आकर सिमट गए हों। इस पद्यांश में हम देखते हैं कि कई जगह रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है लेखक ने। तीसरा पद्यांश हम पढ़ते हैं। मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए, इसी तेज रौ के बीच, इसी फुटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच। इसका भावार्थ हम देखते हैं। इस अवतरण में कवि कहते हैं कि कोलकाता की भाग दौड़ ट्राम से लेकर रिक्शे तक सभी हर समय जैसे अपनी गति में मगन हो। उनका अपना ही एक अलग छंद है, एक गति है, और इस छंद में, इस गति में लेखक इस तरह से उलझ गए हैं कि वे अपनी गति, अपना छंद भूल गए हैं। यहाँ जैसे किसी को कोई जानता ही नहीं। यहाँ सब तरफ 4 राहें हैं। उन 4 राहों में से लेखक कैसे उन्हें पार करे, उन्हें समझ में नहीं आता। नक्सीर की तरह यह ट्रैफिक, नक्सीर यानी नाक से बहने वाली रक्त की धारा है, जो जब बहती है तो बहती चली जाती है। इसी तरह यह ट्रैफिक इस तरह से एक धारा की तरह बहती है कि लेखक को समझ में नहीं आता कि वो राहें कैसे पार करे, कौन से इशारे को वो अपने लिए समझे। इस उलझन में सिग्नल की लाल हरी पीली बत्तियों में उलझ कर वे खड़े रह जाते हैं। हम अगला पद्यांश देखते हैं। निपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पार दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, सब कुछ थम, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक, उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना, झूलते चूल दे से टपकता जल, जो गति उसकी वही गति मेरी, बज उठी चारों तरफ भेरी, लंदन पेचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार 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 कोलकाता। इसका भावार्थ हम देखते हैं। कवि ने यहाँ पर बांग्ला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता कोलकाता शिशु के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे को याद करते हैं, जो अपने अंजाम से बेखबर दिन या रात के 10 बजे चौरंगी की सड़क पर अचानक दौड़ गया था और सारी गाड़ियाँ एकाएक ऐसे ठहर गई थी जैसे पृथ्वी पर गतिमान सिर्फ वह बच्चा हो, जिसके बेफिक्र झूलते बाल, शरीर से टपकता पसीना। कवि को ऐसा लगा जैसे इस भीड़ और रफ्तार भरी जिंदगी में वही गति उसकी भी होनी चाहिए, यानी बेफिक्र होकर आप रह सकते हैं। जब आप दूसरों की गतियों के साथ अपनी तालमेल बैठाएंगे तो आप एक कदम भी चल नहीं पाएंगे, बस अपनी धुन में
और अपनी गति से आपको चलना होगा, तभी वह रास्ते को पार कर पाएगा। आगे कवि बताते हैं कि इस तरह की जिंदगी के बावजूद वे कोलकाता के सम्मोहन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लंदन हो, पेचिंग हो या न्यूयॉर्क, वहाँ के आकर्षण से मुंह में एक बार जाने के बाद मुंह भंग हो जाता है वहाँ से, पर उनका मन बार बार कोलकाता जाने का करता है। अरुण कमल ने कोलकाता के प्रति अपने अनुराग को इस कविता में व्यक्त किया है और साथ ही अति प्राचीन काल से भारतीय जनजीवन में कोलकाता के महत्व को भी दर्शाया है। हमेशा से कोलकाता विदेशियों के आकर्षण का भी केंद्र रही है। अंग्रेजों के समय में कोलकाता का महत्व बहुत ज़्यादा था और इसी का वर्णन करने की कोशिश इस कविता में अरुण कमल ने की है। और ये कोलकाता का नाम अब कोलकाता है, पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था, इस बात का भी जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। इसके साथ ही इस कविता का भावार्थ यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। और अगर यह कविता आपको समझ में आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।